गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीपीटी के स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे आज एक वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिवीजन का वीडियो, फास्ट ट्रैक रिवीजन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बराबर। काफ़ी सारे बच्चों ने कहा कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत प्रॉब्लम है, कैसे पढ़ना कैसे नहीं पढ़ना, कैसे रिवाइज करना, वो नहीं समझ में आ रहा है। तो आज आपके लिए ये 1 से 1.5 घंटे का वीडियो मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अच्छे से समझेंगे और प्रॉपर तरीके से अपने जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो सारे डाउट्स आप क्लियर कर लेंगे। क्लियर है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो हमने कहा सर कि हमें बात करनी है अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो जैसा कि आप सबको पता होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एग्रीगेट्स की स्टडी करना। बराबर है सर। इसमें हम ये बात करते हैं कि हमारी जो पूरी इकोनॉमी है, हमारे पूरे कंट्री की जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी का बिहेवियर किस तरीके से होता है। बराबर है। अगर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम के टॉपिक की, तो ये वाले टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उनमें से एक है जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक्स। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। बराबर है। इसके बाद में जो सेकंड चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा, सेकंड टॉपिक जो आपको पढ़ना रहेगा, दैट इज द नेशनल इनकम। कौन सा इनकम? नेशनल इनकम। और तीसरा जो चैप्टर आपको पढ़ना होगा दैट इज मनी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यहां आज के इस रिकॉर्डिंग में हम सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट वाली चीजों की बात करेंगे। उसके अलावा आपको अच्छे से पता है कि सीपीटी में आपसे फिगर्स पूछे जाते हैं कि पॉपुलेशन कितना है, ग्रोथ कितना है, जीडीपी कितना है, जीएनपी कितना है, अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक रेट कितना है, रेपो रेट कितना है। उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी जो शीट्स हैं वो शीट्स आपको मैंने प्रोवाइड कर दी हैं, आप उसमें से पढ़ेंगे। कंसेप्चुअल जो भी बातें हैं वो सारी बातें मैं आज आपको यहां पर रिकॉर्ड करके दे देता हूं। क्लियर है? चलिए, सो नेशनल इनकम, मनी, ये आपको पढ़ना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पढ़ना होगा बजट के बारे में। इसके अलावा आपको पढ़ना होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। क्लियर है? और कुछ और टॉपिक्स के बारे में। ठीक है। अब ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये वाले टॉपिक, ये जो टॉपिक्स हैं ये डिपेंड करते हैं ऑन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी पे। किस पे डिपेंड करेंगे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी पे। सर ये क्या चीज होती है सर? तो ध्यान से सुनिए। अगर हम बात करते हैं अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी के बारे में, बराबर है, तो हमने ये कहा सर कि अगर जर्नली बात की जाए तो हमारा जो पूरा इकोनॉमी है ये बना होता है दो मेन सेक्टर्स से। जो एक सेक्टर होता है उसे आप कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। कौन सा सेक्टर? हाउस होल्ड सेक्टर। और जो दूसरा सेक्टर होता है उसे आप कहते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। एग्री टू द पॉइंट, राइट? अब सर ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है, ये हाउस होल्ड सेक्टर बहुत सारी चीजों का मालिक होता है, जिसे हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। इसके पास में लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, और इनमें से ही कोई बंदा होता है जो कि एंटरप्रेन्योर होता है, जो आगे चल के क्या बनता है? प्रोड्यूसर। बराबर है। नाउ द थिंग इज कि जो प्रोड्यूसर है, ये जो प्रोड्यूसर है, इस प्रोड्यूसर को काम करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? नाउ द थिंग इज कि अगर इस बंदे को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी तो सप्लाई कौन करेगा? हाउस होल्ड। क्यों ऐसा? बिकॉज हाउस होल्ड इज द पर्सन जिसके पास में सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अवेलेबल रहते हैं। बराबर है। मतलब सर, मतलब इनके पास में लैंड होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट लेबर होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट कैपिटल भी होगा। बराबर है। कुल मिला के 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। सर जो प्रोड्यूसर है वही क्या है? एंटरप्रेन्योर है। बचे कितने? 3। क्लियर है? तो जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर रहेगा, वो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को ये तीनों की तीनों चीजें जो है वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन सब फ्री में तो आपको देगा नहीं, बदले में क्या करेगा? आपसे पैसा लेगा। बराबर है। और सर जो हमारा ये प्रोड्यूसर सेक्टर है, इसका काम रहेगा कि इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में प्रोवाइड करेगा रेंट फॉर द लैंड, रेंट के अलावा वेजेस फॉर द लेबर, एंड उसके अलावा इंटरेस्ट फॉर द कैपिटल।
एग्री करते हैं? अब ना तो पॉइंट इज कि अगर मैं यहां पे इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे ये जो रियल वाली चीजें हैं ये फ्लो हो रही है हाउस होल्ड से लेबर प्रोड्यूसर के टुवर्ड्स, बराबर है? तो ऐसे केस में इस पर्टिकुलर फ्लो को नाम दिया जाएगा रियल फ्लो। क्या नाम देंगे? रियल फ्लो। क्लियर है? एंड अगर मैं बात करता हूं अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, इसे हम नाम दे देंगे मॉनेटरी फ्लो। ठीक है, डन। ये हिसाब किताब यहां पे हो गया। नाउ द थिंग इज कि हाउस होल्ड सेक्टर ने जो लैंड, लेबर और कैपिटल प्रोड्यूसर को प्रोवाइड किया होगा, प्रोड्यूसर ने इन्हीं चीजों को यूज किया और यूज करके क्या प्रोड्यूस किया होगा? फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, या फिर सर्विसेज, एज द केस में भी, बराबर है? या तो कोई ना कोई गुड्स बनाए होंगे जो कि सोसाइटी के लिए जरूरी होंगे, और या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करने का काम जो है वो करता होगा। क्लियर है? नाउ द पॉइंट इज कि अगर हमने ये गुड्स बनाए हैं या फिर ये सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात करते हैं, ये हमने खुद के लिए तो किया नहीं है। किसके लिए क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, हाउस होल्ड के लिए क्या होगा। तो जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो जो भी हाउस होल्ड इन नीड है, जिनको कि हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है, उस बंदे को ये फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई किया जाएगा, बराबर है? यानी कि यहां से हम क्या दे देंगे इनको? फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज, एज द केस में बी। क्लियर है? नाउ द थिंग इज कि ये जो हमारी इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी के अंदर जब हमने यानी कि प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विसेज इनको प्रोवाइड किया तो क्या फ्री में कर देंगे क्या? आंसर है नहीं सर, इसका भी पैसा लिया जाएगा, क्योंकि सर इस इकोनॉमी के अंदर कोई भी चीज जो है वो फ्री में नहीं मिलती है, पैसे लगते हैं। क्लियर है? सो ऐसे केस में जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर रहेगा, ये हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड करेगा? पैसा प्रोवाइड करेगा, बराबर है? यानी कि यहां से मनी फॉर दीज पर्टिकुलर थिंग्स पे किया जाएगा बाय द हाउस होल्ड टू द प्रोड्यूसर। ठीक है? अब इस केस में भी क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो फ्लो प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड के टुवर्ड्स गया, इसे हम नाम देंगे रियल फ्लो, राइट? एंड जो पैसा यहां से यहां जा रहा है, इसे हम नाम देंगे मॉनेटरी फ्लो। एग्री गाइस? सो थिंग इज कि अगर आप इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी इकोनॉमी है, और हमारी इकोनॉमी में जो सर्कुलर होता है वो कुछ इस तरीके से होते रहता है, बराबर है? सर हमारी इकोनॉमी के अंदर दो सबसे मेन फैक्टर्स हैं, मेन सेक्टर्स हैं, बराबर है? और ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर आपका जो ये पैसा है ये कुछ इस तरीके से क्या होता रहेगा? सर्कुलेट होता रहेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। सो नाउ द पॉइंट इज कि यहां पे इस इकोनॉमी को और डेवलप करने के लिए और बढ़ाने के लिए जरूरत है इस इकोनॉमी के अंदर अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, बराबर है? अब नाउ द पॉइंट इज कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है तो ऐसे केस में हमें एक और सेक्टर की जरूरत लगेगी, और उस सेक्टर का नाम क्या है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो आपसे कहता है कि एक काम कीजिए, आप जो है हमको टैक्स पे कर दीजिए। कौन कहता है? गवर्नमेंट कहता है। गवर्नमेंट कहता है कि आप हमको टैक्स पे कर दीजिए, आपसे जो पैसा टैक्स के तौर पे हमारे पास में आएगा, हम इससे इस कंट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, सिस्टम बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे और ये सारे काम करेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके और आपको एफिशिएंसी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट जो है वो मिल सके। पॉइंट समझा? लेकिन सर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए। नॉर्मली ऐसा है कि अगर मैं इस मॉनेटरी फ्लो के बारे में बात करूं, अगर हमारे यहां पे सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर इकोनॉमी होती तो यही मॉनेटरी फ्लो जो है सिर्फ इन दो लोगों के बीच में होते रहता, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में, यानी कि पैसा जो है वो इकोनॉमी के अंदर ही रहता। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर गवर्नमेंट ने वो पैसा वहां से निकाल लिया, अगर इकोनॉमी पे टैक्स चार्ज कर दिया जाता है, तो कहने से कि जो पैसा है वो इकोनॉमी से बाहर निकल जाएगा, राइट? सो इसे कहेंगे लीकेज होना। क्या होना? लीकेज होना। सर इकोनॉमी से पैसा जो है वो क्या हो गया? लीक हो गया। लेकिन सर ऐसा नहीं है
कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो गवर्नमेंट है वो इस इकोनॉमी के अंदर पैसा डाल भी देता है, और जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें इस इकोनॉमी के अंदर सोशल वेलफेयर जो है वो प्रोवाइड करना है, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इस सोसाइटी के लिए ऐसे ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करना जरूरी है जो कि शायद कोई करता ही नहीं होगा। तो फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो आपसे कहती है कि सर एक काम कीजिए, अगर आप ये वाला बिजनेस करते हैं या ये वाला काम करते हैं या ये वाले गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे केस में हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। कौन कहता है? गवर्नमेंट कहता है। तो ऐसे केस में आपका जो गवर्नमेंट है ये आपको प्रोवाइड करेगा क्या? सब्सिडी। बराबर है ना। द पॉइंट इज कि अगर वो सब्सिडी आपको प्रोवाइड करता है तो कैन आई से कि पैसा जो है वो इंजेक्ट किया जाएगा इनटू द इकोनॉमी। दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इंजेक्शन। ये समझ में आया? चलिए, तो सर हमने कहा कुल मिला के कितने सेक्टर्स हो गए? 3 सेक्टर्स। लेकिन सर एक और सेक्टर हो सकता है, चौथा सेक्टर, जिसका नाम है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा सेक्टर? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान से सुनेंगे, रो लिख देता हूं मैं इसको, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर ये वाला जो सेक्टर है ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सेक्टर है। सर हमारी इकोनॉमी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया होगा, नॉर्मली वो गुड्स हमने बनाए थे हमारी ही कंट्री के लोगों के यूज के लिए, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कंट्री के जो गुड्स हैं इनका इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड हो। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमारी कंट्री से ये जो गुड्स होंगे ये एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे। बराबर है। अगर हमारी कंट्री से गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं तो हमारी कंट्री में पैसा क्या होगा? आएगा, इंजेक्ट होगा। सर क्या होगा? इंजेक्ट होगा। तो सर ऐसे केस में क्या होने वाला है? इंजेक्शन होने वाला है। पॉइंट समझा? लेकिन सर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कंट्री के ही जो लोग हैं, मे बी प्रोड्यूसर और मे बी हाउस होल्ड, मे बी कैपिटल वाले गुड्स या फिर मे भी हो सकता है कंज्यूमर वाले गुड्स को इंपोर्ट करता हो। सर अगर हमने इन चीजों को इंपोर्ट किया, क्या किया? इंपोर्ट किया, तो ऐसे केस में हमारे इकोनॉमी से जो पैसा है वो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो सर इंपोर्ट के केस में क्या होता है? लीकेज होता है। ये पॉइंट आपको समझ में आया? चलिए, तो ये क्या है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, जिसमें मेनली हमने क्या कहा? 4 सेक्टर्स होते हैं। उससे भी और मेन अगर बात करें तो 2 ही सेक्टर होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड, दूसरा कौन सा होता है? प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड का काम है कि उसके पास में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से है वो ये प्रोवाइड करता है किसको? प्रोड्यूसर को। क्लियर है? और प्रोड्यूसर इन्हीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को यूज करता है और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो बनाता है, और वो प्रोवाइड करेगा किसको? हाउस होल्ड को। अगर इस पर्टिकुलर सर्कुलर फ्लो में काम होते रहेगा तो जो मनी नाम की चीज है वो इस इकोनॉमी में सर्कुलेट होती रहेगी। बराबर है। लेकिन सर ये भी कहा गया साथ में कि अगर सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेक्टर यहां पे काम करते हैं तो ऐसे केस में जो आपकी इकोनॉमी है उस इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये सारे काम करने के लिए तीसरे सेक्टर को यहां इन्वॉल्व किया गया, जिसका नाम क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर। और जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो आपकी इकोनॉमी से पैसा निकाल लेता है, टैक्स चार्ज करता है या फिर सब्सिडी प्रोवाइड करता है और पैसे को इंजेक्ट कर देता है। एंड इसके बाद में आपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया होगा, ये गुड्स एंड सर्विसेज को आप या तो आपकी इकोनॉमी में ही बेचते हो और या फिर इसको आप इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हो। तो अगर आपने इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा तो आप एक्सपोर्ट करोगे, और अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो आपकी इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट होगा। और अगर आपने वहां के गुड्स हमारी कंट्री में लेके आए, इंपोर्ट किया, तो ऐसे केस में हमारी कंट्री से जो पैसा है वो क्या हो जाएगा? लीक हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? चलिए, इसके अलावा एक और सेक्टर है जिसका नाम है फाइनेंशियल सेक्टर। कौन सा सेक्टर? फाइनेंशियल सेक्टर। सर ये जो 5वां सेक्टर है ये इस इकोनॉमी को सिर्फ बैलेंस करने का काम करता है। सर ये लीकेज वगैरह का काम नहीं करता है, सर ये इंजेक्शन वगैरह का काम नहीं करता है। मेन जो इसका काम रहेगा वो क्या रहेगा कि अगर मान लीजिए ये प्रोड्यूसर है, इस प्रोड्यूसर ने इन गुड्स को यहां बेचा या फिर मार्केट में बेचा, इंटरनेशनल मार्केट में, तो पैसा आया होगा।
अब पॉइंट यह आता है कि जो पैसा आया है इस पैसे को रखा कहां जाए। क्लियर है? तो फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि बैंक्स कहते हैं एक काम क्यों नहीं करते, आपका जो भी पैसा है वो आप हमारे यहां पे सेविंग्स कर दीजिए। पॉइंट समझा? और अगर आप इस पर्टिकुलर पैसे को चाहें तो किसी दूसरे को लोन पे भी दे सकते हैं, लेकिन लोन पे देने का काम भी कौन करेगा? फाइनेंशियल सेक्टर। बराबर है? यानी कि अगर हाउस होल्ड वाले चाहें तो बोरोइंग भी कर सकते हैं। क्लियर दिस पॉइंट? या अपार्ट फ्रॉम दैट जो हाउस होल्ड सेक्टर है अगर वो चाहे तो वो भी सेविंग कर सकता है, और अगर प्रोड्यूसर सेक्टर चाहे तो वो भी क्या कर सकता है? बोरोइंग कर सकता है। पॉइंट समझा क्या? तो अगर आप कंप्लीट सर्कुलर फ्लो के बारे में बात करते हैं तो दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ द होल इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री, जिसमें कि कुल मिला के 5 सेक्टर्स हैं। कितने सेक्टर्स हैं? 5। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेक्टर हाउस होल्ड वाला सेक्टर, दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर प्रोड्यूसर वाला सेक्टर, तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर गवर्नमेंट वाला सेक्टर, चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और पांचवा फाइनेंशियल सेक्टर। क्लियर है? इसके हिसाब से मैंने आपसे कहा कि आपको पढ़ना पड़ेगा क्या? सबसे पहला टॉपिक इज नेशनल इनकम। कंट्री की इनकम, हमारे देश की इनकम। बराबर है? क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि सर सिंपल सी बात है, यहां पैसा जो है वही सर्कुलेट हो रहा है, तो हमारी कंट्री में कितना पैसा जो है वो सर्कुलेट किया गया, कितना पैसा अर्न किया गया, सर हमारी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके कितना अर्न किया गया, कितना नहीं किया गया, उन सब चीजों के बारे में जो बात की जाती है वो हम करते हैं किसमें? नेशनल इनकम में। क्लियर है? दूसरी बात सर, चूंकि यहां पे गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व है, इसी वजह से आपको पढ़ना पड़ेगा एक टॉपिक जिसका नाम क्या है? बजट। क्लियर दिस पॉइंट? अपार्ट फ्रॉम दैट, चूंकि यहां पे एक और सेक्टर है जिसका नाम है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आपने एक्सपोर्ट किया होगा, आपने इंपोर्ट किया होगा, तो यहां इस पर्टिकुलर चीज के हिसाब से आपको जो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा उस टॉपिक का नाम है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओटी और बीओपी। एंड जो आपका ये पांचवा सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर, ये सेक्टर के हिसाब से आपको 2 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। एक है आपका बैंकिंग एंड दूसरा है आपका मनी, क्योंकि इस पूरे इकोनॉमी में मनी इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो कि यहां पे काम कर रहा है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बैंकिंग सिस्टम जो है उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। क्लियर दिस पॉइंट? चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। टाइम वेस्ट किए बिना हम अगले टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम क्या रखा हमने? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बोलने से पहले एक काम करते हैं, टॉपिक का नाम लेके चलते हैं इनकम। भैया इनकम का मतलब क्या होता है? सबको पता है, पैसा आना, इनकम होना। बराबर है? अच्छा सर, क्या मैं इनकम का दूसरा नाम प्रोडक्ट रख दूं? कोई दिक्कत तो नहीं आपको? इनकम का नाम दूसरा क्या रहेगा? प्रोडक्ट। क्यों ऐसा? सर जितना प्रोड्यूस किया जाएगा उतना ही तो पैसा आएगा, जितना प्रोडक्शन किया जाएगा उतना ही तो पैसा आएगा, तो इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्ट। बराबर है? सर इनकम या प्रोडक्ट जो है 2 टाइप का हो सकता है, 2 लेवल का हो सकता है। एक होता है जिसे आप कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और दूसरा होता है जिसे आप कहते हैं नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है? या फिर नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, ये 2 चीजें आपकी होती हैं। सब बोले फर्क क्या होता है इन दोनों चीजों के अंदर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक इनकम एंड द नेशनल इनकम? ध्यान से सुनिए। हमने कहा सर डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है, सबसे पहली बात, फैक्टर इनकम। कौन सी इनकम? फैक्टर इनकम विच इज अर्न्ड बाय एनी पर्सन। किसी ने भी अर्न किया होगा, चाहे वो बंदा हमारी कंट्री का हो या हमारी कंट्री का ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। एनी पर्सन कहीं का भी होगा, कोई भी होगा, अर्न किया है क्या? फैक्टर इनकम
by providing goods and services produced in domestic territory. कौन सा टेरिटरी? डोमेस्टिक टेरिटरी। सर यहां पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो कौन से हैं? सबसे पहली बात, फैक्टर इनकम होना चाहिए। कौन सी इनकम होना चाहिए? फैक्टर इनकम। सर मतलब ये कि अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें तो आपकी जो इनकम होती है वो दो टाइप की होती है। सर कौन सी? एक होती है फैक्टर इनकम और दूसरी होती है जिसे आप कहते हैं ट्रांसफर इनकम। कौन सी इनकम? सर दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि अगर आप फैक्टर इनकम के बारे में बात करें तो ये वो वाली इनकम होगी जो कि आपको लैंड, लेबर और कैपिटल प्रोवाइड करने से मिली होगी। वहीं पे अगर मैं ट्रांसफर इनकम के बारे में बात करूं तो कहा गया है ऐसी इनकम जो कि यूनिलैटरल है, एक तरफा है। आपने पैसा दे दिया, लेकिन क्यों दिया? सर सर्विस मिला क्या बदले में? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर कुछ गुड्स प्रोवाइड किए गए क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे केस में उस इनकम को क्या नाम दिया जाएगा? ट्रांसफर इनकम। सामने वाले ने दान धर्म किया होगा, उससे अगर मेरे पास में पैसा आ रहा है, उसे नाम दिया जाएगा कौन सी इनकम? ट्रांसफर इनकम। और सर यहां जब आप बात करेंगे डोमेस्टिक इनकम के बारे में तो आप ट्रांसफर इनकम की बात नहीं करेंगे। क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात, सब बोले अर्न किया होगा किसी भी इंसान ने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, इट्स ओके, बराबर है। लेकिन सर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन हुआ होगा वो डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए। मतलब वो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस्ड होना चाहिए। ये पॉइंट आपको समझ में आया? क्लियर है? चलिए अब सर यहां सवाल आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी? इसका मतलब क्या होता है? तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात सर, जो भी आपका पॉलिटिकल फ्रंटियर है वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपका टेरिटरियल वाटर रहेगा, ठीक है, हमारे सी बेस से जो भी टेरिटरियल वाटर है, ठीक है, जो कि है कितना? 12 नॉटिकल माइल्स तक का, ये भी क्या कहलाएगा? हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी ही कहलाएगा। उसके अलावा और 3-4 बातें आपको दी गई है। एग्जांपल, एनी एम्बेसी, एनी कॉन्सुलेट्स वगैरह वगैरह आउटसाइड द कंट्री, लेकिन अगर वो हमारी कंट्री के होंगे तो ऐसे केस में वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी जो है उसमें काउंट किया जाएगा। क्लियर है? डन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करते हैं अबाउट द नेशनल प्रोडक्ट, किसकी बात करेंगे? नेशनल प्रोडक्ट। तो कहा गया है कि नेशनल प्रोडक्ट का भी मतलब होता है सबसे पहली बात फैक्टर इनकम। सर यहां पे भी ट्रांसफर इनकम की बात हम नहीं करेंगे। सर फैक्टर इनकम विच इज अर्न्ड बाय, इंपॉर्टेंट वर्ड, नॉर्मल रेसिडेंट। अर्न किसने किया होगा साहेब? नॉर्मल रेसिडेंट ने अर्न किया होगा। ऐसे नहीं कि किसी ने भी आके अर्न कर लिया। पॉइंट समझा? डन, ठीक है। अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट by providing goods and services produced anywhere। कहीं पे भी प्रोड्यूस किया होगा, कहीं पे भी आपने बनाया होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि उसका जो प्रोडक्शन किया गया है या जो सर्विस प्रोवाइड की गई होगी, वो सर्विस प्रोवाइड की है किसी न किसी नॉर्मल रेसिडेंट इंसान ने। कौन से इंसान ने? नॉर्मल रेसिडेंट इंसान ने। सब बोले नॉर्मल रेसिडेंट इंसान का मतलब क्या होता है? अब ये भी ध्यान से सुनिए। सर नॉर्मल रेसिडेंट इंसान का मतलब होता है अ पर्सन हु resides in a country for a period of more than 1 year,
बराबर है। यानी कि इस पर्टिकुलर साल के लिए अगर आज से पहले 1 साल तक वो बंदा इंडिया में ही रह रहा है या उससे भी ज्यादा इंडिया में रह रहा है तो वो बंदा नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। बट सब्जेक्ट टू कंडीशन की एक और बात पूरी होनी चाहिए। सर ये क्या है? ये ऐसा है कि उस बंदे का सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, यानी कि उस बंदे का जो मेन काम है वो हमारी ही कंट्री में होना चाहिए। बराबर है। सर दो बातें यहां पे बोली गई। कहा गया है कि कोई भी बंदा नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा अगर उस बंदे का यहां पे रहना है पिछले 1 साल या उससे भी ज्यादा टाइम से, प्लस उस बंदे का जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी कहां का है? इसी कंट्री का है। तो ऐसे केस में वो बंदा क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये कहा गया है किसके बारे में? इनकम के बारे में। ठीक है। अब लेकिन 1 मिनट और, सर हमने क्या बोला? हमने कहा कि जो इनकम नाम की चीज है जिसको कि आपने नाम दिया प्रोडक्ट भी, ये इनकम या प्रोडक्ट जो है ये दो टाइप का हो सकता है। कौन सा? एक होता है जिसे आप कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक होता है जिसे आप कहते हैं नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक और दूसरा कौन सा? नेशनल। सर जो डोमेस्टिक वाला प्रोडक्ट है ये डिपेंडिंग ऑन द 2 सेक्टर्स। बोले कि अगर आपकी जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी होती है तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो सकता है 2 टाइप का। एक होता है जिसे आप कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और दूसरा होता है जिसे आप कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बराबर है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? इसका मतलब यह है कि सर हमने कुल मिला के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज किए होंगे दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इसके बदले में हमको जो रेंट मिला होगा, वेजेस मिला होगा, इंटरेस्ट मिला होगा और जो प्रॉफिट मिला होगा उसका जो अमाउंट होगा वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। एग्जांपल मान लीजिए हो सकता है रेंट के लिए हमने 20 रुपए चार्ज किए, वेजेस के लिए हमने 20 रुपए चार्ज किए, इंटरेस्ट के लिए हमने 20 रुपए चार्ज किए और प्रॉफिट के लिए भी हमने 20 रुपए चार्ज किए। तो ऐसे केस में 80 रुपए हमने सामने वाले बंदे से चार्ज किए होंगे। तो यहां पे जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट वाला होगा वो 80 रुपए का होगा। पॉइंट समझा? लेकिन अगर इस नेट प्रोडक्ट के अंदर हम ऐड कर देते हैं डेप्रिशिएशन को, किसको ऐड करते हैं? डेप्रिशिएशन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हम नेट से कहां पहुंच जाएंगे? ग्रॉस पे। क्लियर है? सो द पॉइंट इसकी जैसे मान लीजिए 80 रुपए का होगा क्या? नेट वाला। और इसके अंदर हमने कुल मिला के 40 रुपए का डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया तो जीडीपी आपका हो जाएगा कितने का? 120 रुपए का। ये समझ में आया आपको? क्लियर है? चलिए, तो सिंपल सा फंडा है क्या? सब बोले अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको दिया गया है इसमें से आप सिंपली माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन, आपको क्या मिल जाएगा? जीडीपी मिल जाएगा। वहीं अगर मान लीजिए आपको जीडीपी दिया गया है तो उसमें, सॉरी एक सेकेंड, एनडीपी में आप ऐड कर दीजिए डेप्रिसिएशन को, आपको क्या मिल जाएगा? जीडीपी। और जीडीपी में से आप माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन को, आपको क्या मिल जाएगा? एनडीपी। क्लियर है? सेम इसी तरीके से अगर मैं नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो इसके बारे में भी हम कह सकते हैं कि ये 2 टाइप का होता है। एक होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी और दूसरा होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दैट इज जीएनपी। सर जो आपका नेट वाला होता है इसके अंदर अगर आप ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन तो आपको क्या मिल जाएगा? जीडीपी, जीएनपी। और अगर मान लीजिए आपको जीएनपी दिया गया है तो जीएनपी में से अगर आप माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन तो आपको मिल जाएगा एनएनपी। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कहा कि सर हमारी जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी हो सकती है 3 सेक्टर वाली इकोनॉमी। सर अगर हमारी इकोनॉमी 3 सेक्टर वाली इकोनॉमी होती है तो ऐसे केस में सर हमारा चाहे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, हमारा चाहे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, हमारा चाहे नेट नेशनल प्रोडक्ट हो या चाहे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो, ये अगेन 2 टाइप का हो सकता है। एक आपका होगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और एक आपका होगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। सेम थिंग फॉर द जीडीपी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। एनएनपी में एक होगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी एट
मार्केट प्राइस। और सेम ऐसे ही जीएनपी होगा एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीएनपी होगा एट मार्केट प्राइस। यानी कि सर इसी पर्टिकुलर चीज को अगर सिंपल वे में आपको बोलना है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है वो फैक्ट्री में हो सकता है, और अगर आप फैक्ट्री वाले ही रेट पे बेच रहे होंगे डेप्रिसिएशन को मिला के या डेप्रिसिएशन को हटा के, सर सिंपली वो क्या कहलाएगा, फैक्टर कॉस्ट पे ही कहलाएगा। सर जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी में हुआ करते थे जहां पे कुल मिला के एक हाउस होल्ड सेक्टर था प्लस एक प्रोड्यूसर सेक्टर था, बराबर है, तो ऐसे केस में जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे थे हमारे फैक्ट्री में उसी में ही प्रॉफिट को ऐड करके हम मार्केट में जा रहे थे। तो ऐसे केस में टू सेक्टर इकोनॉमी में जो हमारा फैक्टर कॉस्ट हुआ करता था वही हमारा मार्केट प्राइस भी हुआ करता था। लेकिन सर जब हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी में आ जा रहे हैं तो ऐसे केस में हमने जो भी प्रोड्यूस किया होगा वो प्रोडक्शन फैक्टर कॉस्ट पे हुआ, लेकिन जब हम फैक्ट्री से पहुंचे होंगे मार्केट में तो रास्ते में हमको मिला गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने कहा कि सर आपको तो यहां पे टैक्सेस पे करना पड़ेगा, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बराबर है। और सर गवर्नमेंट ने शायद हमको सब्सिडी भी प्रोवाइड किया होगा, बराबर है। तो सिंपल है सर, चाहे आपको एनडीपी दिया गया हो चाहे आपको जीडीपी दिया गया हो, जो भी आपको दिया गया है, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से पहुंचना है मार्केट प्राइस पे, अगर आपको फैक्ट्री से पहुंचना है मार्केट में, तो आपको आईडीटी को ऐड करना पड़ेगा एंड सब्सिडी को माइनस करना पड़ेगा, या इसी पर्टिकुलर चीज को आप नाम दे सकते हैं और कह सकते हैं नेट आईडीटी। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए सेम इसी तरीके से अगर मैं बाकी चीजों के बारे में भी बात करूं तो सर आपको यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, हर एक जगह पे आपको ऐड करना पड़ेगा आईडीटी, माइनस करना पड़ेगा सब्सिडी, यहां पे भी ऐड करना पड़ेगा आईडीटी, माइनस करना पड़ेगा सब्सिडी, यहां पे भी ऐड करना पड़ेगा आईडीटी, माइनस करना पड़ेगा क्या, सब्सिडी। पॉइंट समझा? सिंपल सा पॉइंट ये है कि अगर मैं इसी पर्टिकुलर चीज को मोटा मोटी हिसाब किताब में बोलना चाहूं तो जो भी आपका फैक्टर कॉस्ट पे प्रोड्यूस हुआ होगा इसके अंदर आप ऐड कर दीजिए आईडीटी को और माइनस कर दीजिए सब्सिडी को, आप कहां पहुंच जाएंगे, मार्केट में पहुंच जाएंगे। सेम इसी तरीके से अगर मैं उल्टा जाने की बात करूं तो मैं कह सकता हूं सर बोले अगर मुझे कमोडिटी दी गई है मार्केट प्राइस पे तो मार्केट प्राइस में से माइनस कर दीजिए आप आईडीटी को और ऐड कर दीजिए आप सब्सिडी को, आप पहुंच जाएंगे कहां पे, फैक्टर कॉस्ट पे। पॉइंट समझा? अब चाहे ये जो फैक्टर कॉस्ट है या जो भी चीजें हैं, सर एग्जांपल हो सकता है कि आपने बोला वी आर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में आप ऐड कर दीजिए आईडीटी को, माइनस कर दीजिए सब्सिडी को, आप पहुंच जाएंगे एनडीपी एट मार्केट प्राइस। कहां पहुंच जाएंगे, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। सेम ऐसे ही सब बोले हमने टॉपिक लिया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, बराबर है, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में आप ऐड कर दीजिए आईडीटी को, माइनस कर दीजिए सब्सिडी को, आप पहुंच जाएंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे। सर जीडीपी से एनडीपी पे पहुंचना हो तो माइनस कर दो डेप्रिसिएशन को, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, आप कहां पहुंच जाओगे, नेट पे, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। इज दिस पॉइंट क्लियर? समझ में आया? चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो है फोर सेक्टर वाली इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? चार सेक्टर्स वाली। सर कौन से सेक्टर्स है सर? सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा आपका गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। अगर ऐसा है तो ऐसे केस में सबसे पहली बात तो ये कि सर आपने अगर ये तीन सेक्टर्स की बात करी तो कहने से ये तो हमारी कंट्री से ही रिलेटेड है, तो इन्होंने तो जो भी काम किया होगा वो हमारी कंट्री में ही किया होगा, और हमारी कंट्री का मतलब क्या है, डोमेस्टिक,
बराबर है। तो सर इन तीन लोगों को यूज करके आपने जो भी प्रोडक्शन किया होगा वो प्रोडक्शन आपका हुआ होगा डोमेस्टिक वाला, बराबर है। डोमेस्टिक वाले में कुछ भी हुआ होगा, हो सकता है कि आपने यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किया हो, या फिर हो सकता है कि आपने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किया हो, जो कि हो सकता है कि फैक्टर कॉस्ट पे हो, या फिर हो सकता है मार्केट प्राइस पे हो, बराबर है। सर ये सारी की सारी चीजों के अंदर या जैसा भी है, अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं NFIA, दैट इज नेट फॉरेन, नहीं एक सेकेंड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर मैं ऐड कर देता हूं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ऐसे केस में मुझे यहां पे जो मिलेगा, ठीक है, मुझे यहां पे जो मिलेगा सिंपल, अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो मुझे मिलेगा नेशनल प्रोडक्ट। क्यों ऐसा? क्योंकि सर मैंने ऐसे केस में सब कुछ ऐड कर दिया। क्लियर है? क्या मिल जाएगा? नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। और सर ये हो सकता है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसके हिसाब से, या फिर हो सकता है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट इसके हिसाब से, या फिर हो सकता है ये आपका अगेन फैक्टर कॉस्ट पे लेकिन नेशनल प्रोडक्ट, और हो सकता है ये मार्केट प्राइस पे नेशनल प्रोडक्ट। पॉइंट समझा? सिंपल सा पॉइंट ये है कि अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर मैं ऐड कर देता हूं NFIA को, तो ऐसे केस में आपको नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब हो सकता है कि ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये नेट वाला हो, ये ग्रॉस वाला हो, या फिर ये फैक्टर कॉस्ट पे हो, या फिर ये मार्केट प्राइस पे हो। सर ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा, बस डीपी की जगह पे क्या बन जाएगा? एनपी बन जाएगा। ये पॉइंट आपको समझ में क्लियर है? डन। ये कब होगा? जब आपकी इकोनॉमी 4 सेक्टर वाली इकोनॉमी रहेगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए अब आखिरी पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। हमने कहा कि हमने जो भी प्रोड्यूस किया होगा, हमने मान लीजिए प्रोड्यूस किया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे। ये हमने जो भी प्रोडक्शन किया होगा, इस प्रोडक्शन को करने में 2 लोगों का हाथ होगा। कौन से लोग? सर एक तो होगा पब्लिक सेक्टर, और दूसरा आपका होगा प्राइवेट सेक्टर, बराबर है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सर व्हाट इज द फैक्टर इनकम विच इज अक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर। सर बोले वो कौन सी फैक्टर इनकम है जो कि प्राइवेट सेक्टर को अक्रू हो रही होगी? तो ध्यान से सुनिए, हमने कहा सर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ने मिलकर इतना पैसा कमाया होगा, इतना इनकम जो वो रिसीव किया होगा। इसमें से एक काम करो, इसमें से आप माइनस कर दो सेविंग्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, बराबर है, ये आप माइनस कर दो, या फिर माइनस कर दो इनकम अर्न्ड बाय पब्लिक सेक्टर। नाम इसको कुछ और दिया गया होगा कहीं और पे, लेकिन अल्टीमेट सा पॉइंट यहां पे ये है कि जो भी पब्लिक सेक्टर ने कमाया होगा उस चीज को यहां से क्या कर दो? माइनस कर दो। तो ऐसे केस में आपको इसमें से जो भी मिलेगा वो मिलेगा फैक्टर इनकम। कौन सा इनकम? फैक्टर इनकम विच इज अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। पॉइंट समझा? लेकिन सर एक सेकेंड, यहां पे एक और सवाल यह आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर इनकम या फिर प्राइवेट इनकम। सर यहां पे हमने जो इनकम की बात करी वो तो हमने सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम की बात करी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को जो इनकम आई होगी वो तो सिर्फ फैक्टर इनकम भी आ सकती है और ट्रांसफर इनकम भी आ सकती है। तो ध्यान से सुनिए, कहा गया है कि जो भी फैक्टर इनकम प्राइवेट सेक्टर को मिला होगा वो तो मिला, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी यहां पे ट्रांसफर इनकम आया होगा, कौन सा इनकम? ट्रांसफर इनकम जो भी आया होगा उस इनकम को भी आप यहां पे क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। अगर हम उस इनकम को ऐड कर देते हैं जो कि शायद गवर्नमेंट से हमारे पास में आया होगा या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे पास में आया होगा, अगर हम उसको भी ऐड कर देते हैं तो ऐसे केस में हमको मिल जाएगा प्राइवेट इनकम। क्या मिलेगा?
प्राइवेट इनकम। क्लियर है? लेकिन सवाल आ सकता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल इनकम? सर ये जो इनकम है ये तो पूरे के पूरे सेक्टर को मिली है, पर क्या ये आपकी इनकम है क्या? आंसर इज नो। सर ये जो इनकम मिली है ये पूरे के पूरे प्राइवेट सेक्टर को मिली है जिसमें कि कंपनी भी काम करती है। तो ये जो इनकम है ये तो कंपनी ने कमाई, बिजनेस ने कमाया होगा सर। किसने कमाया होगा? बिजनेस ने कमाया होगा। नाउ द पॉइंट इज कि बिजनेस ने जो पैसा कमाया है इस पैसे में से अगर मैं बिजनेस का सेविंग माइनस कर दूं, बराबर है, नेम्ड एज कॉर्पोरेट सेविंग्स, ठीक है, आपने शायद इसको पढ़ा होगा एज रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे। अगर मैं रिटेन्ड अर्निंग्स को माइनस कर देता हूं एंड अगर मैं माइनस कर देता हूं कॉर्पोरेट टैक्स को, किसको माइनस कर देता हूं? कॉर्पोरेट टैक्स को, तो ये दोनों चीजें माइनस कर देने से मेरे पास में जो बचेगा उसे मैं नाम दूंगा कौन सी इनकम? पर्सनल इनकम। सर ये जो पर्सनल इनकम है ये टोटली कंप्लीटली मेरी इनकम है। इस पर्टिकुलर इनकम में प्राइवेट सेक्टर का कोई हाथ नहीं है। पॉइंट समझ में आया? लेकिन फिर एक और आखिरी सवाल, सर क्या आप ये पर्सनल इनकम को जैसे चाहे वैसे डिस्पोज कर सकते हैं क्या? खर्चा कर सकते हैं क्या? तो आंसर आया नहीं सर। सब माना कि ये जो इनकम है ये मेरी इनकम है, लेकिन गवर्नमेंट कहता है कि इस पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उस टैक्स का नाम दिया गया है इनकम टैक्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो द पॉइंट इज इस पर्सनल इनकम में से आपको माइनस करना पड़ेगा इनकम टैक्स, बराबर है। कुछ जगहों पे वर्ड यूज किया गया होगा शायद पर्सनल टैक्स। तो ये जो इनकम टैक्स है, जो पर्सनल टैक्स है, ये टैक्स आपको माइनस करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हो सकता है कि आपने कोई फीस पे किया हो कभी, गवर्नमेंट का फीस, या फिर आपने कोई फाइन पे किया हो, या फिर आपने कोई अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर किए हो गवर्नमेंट को, बराबर है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये भी आपको क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने। ये सब माइनस कर देने के बाद में जो चीज आपके पास बचेगी उसे आप नाम देंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या नाम देंगे? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन।